अरल सागर कभी एक बहुत बड़ा झील हुआ करता था। यह झील इतनी विशाल थी कि इसके किनारे का अंत देख पाना मुश्किल था। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झील था। इसके पानी में जीवन की भरमार थी और यह कई प्रजातियों का घर था। लोग इसके किनारे सदियों से रहते थे और फलते फूलते थे। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं इस झील से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो इसमें मछली पकड़ते थे और अपने घर बनाते थे। झील का पानी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा था। अरल सागर जीवन और समृद्धि का स्रोत था। इसके किनारे बसे गांव और शहर इसकी वजह से ही जीवित थे। लेकिन अरल सागर की कहानी बहुत ही दुखद है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी है इंसानों के अहंकार और कुदरत के बीच टकराव की। इंसानी गतिविधियों ने इस झील को बर्बाद कर दिया। कुछ ही दशकों में अरल सागर बहुत छोटा हो गया। इसका पानी सूख गया और यह एक रेगिस्तान में बदल गया। यह पर्यावरण की तबाही, इंसानों के कामों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे हमारी गलतियां प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह हमारे ग्रह की नाजुकता को भी दर्शाता है। हमें समझना होगा कि हमारी धरती कितनी संवेदनशील है। अरल सागर का अंत एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि अगर हम नहीं सुधरे तो और भी नुकसान हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें पर्यावरण पर अपने प्रभाव के बारे में सावधान रहना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। यह हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। हमें अभी से कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य सुरक्षित हो। सदियों तक अरल सागर का क्षेत्र फलता फूलता रहा। दो मुख्य नदियां अमू दरिया और सीर दरिया इस सागर में मिलती थीं। ये नदियां लोगों के लिए जीवन रेखा थीं। वे पानी का उपयोग पीने के लिए, अपने जानवरों के लिए और अपनी फसलों की सिंचाई के लिए करते थे। अरल सागर मछली का एक समृद्ध स्रोत था। मछली पकड़ने वाले गांव समुद्र तट पर बसे हुए थे। समुद्र ने जलवायु को भी संतुलित रखा, जिससे यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त हो गया। अरल सागर के आसपास का जीवन इंसानों और प्रकृति के बीच एक नाजुक संतुलन था। पीढ़ियों से यह संतुलन बनाए रखा गया था। हालांकि 20वीं सदी में ऐसे बदलाव आए जिसने इस संतुलन को बिगाड़ दिया। इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। 1960 के दशक में सोवियत संघ ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और कपास की पैदावार को बढ़ाना। वे मध्य एशिया को एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में बदलना चाहते थे। इस क्षेत्र में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए। कपास एक ऐसी फसल है जिसको बहुत पानी चाहिए होता है, खासकर शुष्क जलवायु में। इस क्षेत्र की जलवायु को देखते हुए यह एक बड़ी चुनौती थी। नए लगाए गए कपास के खेतों की सिंचाई के लिए सोवियत सरकार ने अरल सागर को पानी देने वाली दो नदियों से पानी मोड़ने का फैसला किया। यह एक विशाल और महत्वपूर्ण परियोजना थी। उन्होंने नहरों और सिंचाई नालों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। इस नेटवर्क ने पानी को दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया। यह परियोजना एक इकोलॉजिकल डिजास्टर साबित होगी। नदियों से पानी मोड़ने के कारण पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा। अरल सागर में बहने वाले पानी की मात्रा में नाटकीय रूप से कमी आई। यह कमी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। जैसे जैसे समुद्र में कम पानी पहुंचा, इसका जल स्तर गिरने लगा। यह गिरावट लगातार बढ़ती गई। पहले तो ये बदलाव धीमे थे और शायद ही ध्यान देने लायक थे, लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम स्पष्ट होने लगे। लेकिन समय के साथ अरल सागर खतरनाक दर से सिकुड़ने लगा। यह सिकुड़न पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। अरल सागर का पतन तेज और बेरहम था। जैसे जैसे जल स्तर गिरता गया, समुद्र तट पीछे हटता गया। जो कभी फलते फूलते मछली पकड़ने वाले गांव थे, वे खुद को पानी के किनारे से मीलों दूर पाते थे।
उनकी नावें सूखे हुए समुद्र तल पर फंसी हुई थीं। जैसे जैसे समुद्र सिकुड़ता गया, बचे हुए पानी की लवणता नाटकीय रूप से बढ़ती गई। इसने अधिकांश मछली प्रजातियों के लिए जीवित रहना असंभव बना दिया। कभी फलता फूलता मछली पकड़ने का उद्योग ध्वस्त हो गया। सिकुड़ते अरल सागर का स्थानीय जलवायु पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पानी के बड़े भाग का संतुलित प्रभाव समाप्त हो गया था। गर्मियां और भी गर्म और शुष्क हो गईं और सर्दियां और भी ठंडी हो गईं। भाग 5। जहरीली धूल का कटोरा। जैसे ही अरल सागर पीछे हटा, इसने अपने पीछे एक विशाल सूखा समुद्र तल छोड़ दिया। यह समुद्र तल अब एक बंजर भूमि में बदल गया है, जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यह खुला समुद्र तल नमक और जहरीले रसायनों से ढका हुआ है। ये रसायन हवा में घुलकर आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ये रसायन कपास के खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों के अवशेष हैं। इन अवशेषों ने मिट्टी की उर्वरता को भी नष्ट कर दिया है। हवा नमक और रसायनों को उठा लेती है, जिससे बड़े पैमाने पर धूल भरी आंधियां चलती हैं। ये आंधियां न केवल स्थानीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, ओपन आके देती हैं, बल्कि दूर दूर तक फैल जाती हैं। ये धूल भरी आंधियां सैकड़ों मील तक जा सकती हैं। इनका प्रभाव बहुत व्यापक और विनाशकारी होता है। वे जहरीली धूल को फसलों पर, जल स्रोतों में और कस्बों और गांवों में जमा कर देती हैं। इससे स्थानीय निवासियों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इस क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता अब दुनिया में सबसे खराब है। प्रदूषण के कारण यहाँ का वातावरण सांस लेने लायक नहीं रह गया है। सांस की समस्याएं बड़े पैमाने पर हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहरीली धूल मिट्टी को भी दूषित करती है, जिससे फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। किसान अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाग 6। पर्यावरण आपदा की मानवीय कीमत। अरल सागर की पर्यावरणीय आपदा का इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मछली पकड़ने के उद्योग के पतन के परिणाम स्वरूप व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक तंगी आई है। स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। सांस की बीमारियां, कैंसर की दर और शिशु मृत्यु दर सभी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। जहरीली धूल भरी आंधियों को जन्म दोषों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी जोड़ा गया है। अरल सागर के आसपास के कभी फलते फूलते समुदाय तबाह हो गए हैं। बहुत से लोग बेहतर जीवन की तलाश में अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जो लोग रह गए हैं, उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य है। भाग 7। आशा की किरण। उत्तरी अरल सागर। इस पारिस्थितिक तबाही के बावजूद आशा की एक किरण है। अरल सागर के कम से कम एक हिस्से को बचाने के प्रयास किए गए हैं। कजाकिस्तान में उत्तरी अरल सागर की बहाली सबसे उल्लेखनीय सफलता रही है। उत्तरी अरल सागर को बड़े, सिकुड़ते दक्षिणी अरल सागर से अलग करने के लिए एक बांध बनाया गया था। इसने उत्तरी अरल सागर को कुछ हद तक ठीक होने दिया है। जल स्तर बढ़ गया है और मछली की आबादी फिर से बढ़ने लगी है। जबकि उत्तरी अरल सागर की बहाली एक सकारात्मक विकास है, दक्षिणी अरल सागर की स्थिति भयावह बनी हुई है। दक्षिणी अरल सागर सिकुड़ता जा रहा है और इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। भाग 8। सीखे गए सबक, आगे की चुनौतियां। अरल सागर की कहानी मानवीय कार्यों के अनपेक्षित परिणामों की एक बड़ी याद दिलाती है। यह सावधानी पूर्वक योजना और सतत विकास प्रथाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए जिनके कारण अरल सागर आपदा हुई। हमें अपने पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ मानवीय जरूरतों को संतुलित करने के तरीके खोजने चाहिए। आगे की चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ मिलकर काम करके हम समाधान खोज सकते हैं।
हम क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को बहाल कर सकते हैं और भविष्य की आपदाओं को रोक सकते हैं। भाग 9, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। अरल सागर की त्रासदी सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक मुद्दा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया के एक हिस्से में जो होता है उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमारे ग्रह की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में सतत प्रथाओं को अपनाना चाहिए। हमें अपनी पर्यावरण नीतियों के लिए अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए। हमें जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय खतरों पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। भाग 10, कार्रवाई का आह्वान। हमारे ग्रह की रक्षा। अरल सागर की कहानी एक चेतावनी है। यह एक अनुस्मारक है कि हम अजेय नहीं हैं। हम जीवन के एक नाजुक जाल का हिस्सा हैं। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए अभी कार्य करना चाहिए। हमें उन पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जिनका हम सामना कर रहे हैं। हमारे ग्रह का भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई इस पर निर्भर करती है।